नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर संभाग के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी खेल व रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर का मंच देने के उद्देश्य से इस बार भी बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। गृह विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में बस्तर की नई पहचान के रूप में उभर रहा है। इस वर्ष बस्तर संभाग के 7 जिलों से अब तक 3,91,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवा लिया है, जिनमें 1,63,686 पुरुष और 2,27,621 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। खिलाड़ियों की यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, जो बस्तर के युवाओं में बढ़ते उत्साह और खेलों के प्रति नई चेतना को दर्शाता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बस्तर ओलंपिक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर का युवा अब अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए तैयार है। ये प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। विकास खंड स्तर पर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जिला स्तर पर 5 नवंबर से और संभाग स्तर पर 24 नवंबर से प्रतियोगिताएं होंगी। विकास खंड स्तर से चयनित खिलाड़ी जिला और फिर संभागीय स्तर पर पहुंचेंगे। विजेताओं को नकद पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी, शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। नकद पुरस्कार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से खिलाड़ियों के खाते में जमा किए जाएंगे। संभागीय विजेताओं को बस्तर यूथ आइकॉन के रूप में सम्मानित किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक 2025 में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, कराते, तीरंदाजी, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, रिले रेस, रस्साकशी और वेट लिफ्टिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। विशेष पहल के रूप में इस वर्ष आयोजन में नक्सल हिंसा से दिव्यांग हुए व्यक्ति और आत्मसमर्पित नक्सली भी हिस्सा लेंगे। ये कदम खेल के माध्यम से पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। वन भैंसा और पहाड़ी मैना को इस आयोजन का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, जो बस्तर की जीवंतता, शक्ति और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया था और जो उत्साह पिछले वर्ष के बस्तर ओलंपिक में दिखा कि बस्तर के 7 जिले और 32 विकास खंडों के 1,65,000 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया और मुझे भी जाने का अवसर मिला था कुछ विकास खंडों में। तो वहां युवाओं में जो उत्साह दिखा, जो जोश दिखा, अद्भुत ही था। अब सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक को सराहना मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिन शब्दों में जिक्र किया, जिस तरीके से जिक्र किया, वो हम सबको गौरवान्वित करने वाला और बस्तर ओलंपिक के सफलता का ही एक पैमाना हम मान सकते हैं। और ये बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल के लिए नहीं, बस्तर के युवाओं में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो क्षमता है, उसको मंच प्रदान करने का एक माध्यम है। बस्तर की कला, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के जो प्रतिभा है वो दुनिया के सामने आए, इसके लिए एक अनोखा पहल ये बस्तर ओलंपिक। और यही उद्देश्य को लेकर कि बस्तर का युवा बस्तर के विकास में, बस्तर की तरक्की में उनका योगदान बने, इस बड़े उद्देश्य को लेकर इस वर्ष भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है। 20 अक्टूबर तक पंजीयन की अंतिम तिथि थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा जिस प्रकार का उत्साह पंजीयन के दौरान
तीखा है। 3,91,297 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया है। पिछले वर्ष 1,65,000 और इस बार 3,91,297 यानी दुगने से भी अधिक इस बार पंजीयन हुआ है। और बहुत उत्साहजनक बात, आनंद करने वाली बात तो यह है कि एक तरफ जहां युवकों का 1,63,668 और युवतियों का 2,27,629, कुल मिलाकर 3,91,297 ये पंजीयन हुए। 11 खेलों का आयोजन इस दौरान होने, जिसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कराटे, खो खो, रस्साकशी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, ये 11 खेल हैं। और इन 11 खेलों में भी अलग अलग संख्या आई है, वो संख्या भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आर्चरी में 19,269, एथलेटिक्स में 2,05,540, बैडमिंटन में 46,154, फुटबॉल में 8,685, हॉकी में 1,779, कबड्डी में 34,805, कराटे में 6,011, खो खो में 28,470, रस्साकशी में 19,716, वॉलीबॉल में 15,227, वेट लिफ्टिंग में 5,541। इतने पंजीयन आए हैं। पंजीयन का दौर समाप्त होने के बाद प्रतियोगिता का विकासखंड स्तर पर शुभारंभ होगा, फिर विकासखंड स्तर के बाद जिला स्तर पर और जिले स्तर के बाद अंत में संभाग स्तर पर इसका आयोजन होगा। इसकी पूरी तैयारियां, मैदानों का चिन्हांकन, जो विशेषज्ञ हैं, निर्णायक हैं, रेफरी हैं, ऐसे 2,000 लोगों का चिन्हांकन हमने किया है जो इस सारी प्रतियोगिता को कराने वाले हैं। संभाग स्तर पर जब आयोजन होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्णायक और खेल संघों के भी जो विशेषज्ञ हैं उन्हें हम आमंत्रित करेंगे ताकि निर्णय भी सही हो और हमारे बस्तर के खिलाड़ियों को उनका मार्गदर्शन मिले, उनका सानिध्य मिले। विकासखंड स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उसमें प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाते हैं। जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता में विजेता को एकल खेल में, व्यक्तिगत खेल में 2,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी और शील्ड के साथ, और टीम गेम्स में 4,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, शील्ड एवं प्रमाण पत्र के अलावा दिया जाता है। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ी को व्यक्तिगत स्पर्धा में 5,000 रुपए नगद और टीम गेम्स में 10,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, शील्ड, प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों की श्रेणी में मान्यता दी जाती है और संभाग स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उसके खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स शूज भी प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रतियोगिता के जो विजेता खिलाड़ी हैं, राज्य के खेल अकादमी में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके। और हर साल हम 20 यूथ आइकॉन बनाते हैं और उन यूथ आइकॉन के माध्यम से बस्तर और बस्तर के खेल और उनके जीवन के बारे में लोगों को परिचय कराने का काम भी करते हैं। पिछले बार जो 20 यूथ आइकॉन थे उनमें से एक सुशीला नेताम तीरंदाजी की एक खिलाड़ी हैं
उत्तराखंड में राष्ट्रीय गेम में, नेशनल गेम में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। इसी तरह से एथलेटिक्स में योगिता मरकाम ओपन नेशनल में इन्होंने भागीदारी की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया। रंजू सोरी जो यूथ आइकॉन थी पिछले वर्ष की, अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी कंपटीशन में इन्होंने भागीदारी की है। और पिछले साल के जो हमारे खिलाड़ी हैं विजेता, ऐसे 9 खिलाड़ी बिलासपुर एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं और 8 खिलाड़ी रायपुर एकेडमी में प्रशिक्षणरत हैं। यानी प्रतिभा खोज का काम भी बस्तर ओलंपिक के माध्यम से करके उन्हें आगे बढ़ाने का, उन्हें प्रशिक्षित करने का, उनकी प्रतिभा को और निखारने का काम हमारी सरकार कर रही है। कोरबा जिले के गेवरा खदान में क्षेत्र में गुरुवार को भू विस्थापित ग्रामीणों पर सीआईएसएफ द्वारा किए गए लाठीचार्ज ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। छत्तीसगढ़ किसान सभा और पीयूसीएल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में गेवरा खदान से प्रभावित ग्रामों के भू विस्थापित रोजगार, पुनर्वास, मुआवजा और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में सीआईएसएफ और पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शन के दौरान जब एससीसीएल के अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे तभी सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए बल प्रयोग का आदेश दिया। इसके बाद अचानक लाठीचार्ज शुरू हो गया। इस लाठीचार्ज में किसान सभा के जिला सचिव दीपक साहू तथा ग्रामीण रमेश दास, विमल दास और गुलाब समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल प्रदर्शनकारियों को जबरन पुलिस वाहन में बैठाकर थाने ले जाने का प्रयास किया गया, किंतु अन्य प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते सीआईएसएफ बल उन्हें बीच में छोड़कर ही लौट गया। इससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। इसके बाद किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों भू विस्थापित दीपका थाना पहुंचे और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले सीआईएसएफ अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की। थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने सभी घायल प्रदर्शनकारियों का मुलाहिजा करवाया एवं जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने कहा कि भू विस्थापितों की समस्याओं का समाधान किए बिना खदान का विस्तार नहीं होने दिया जाएगा। एससीसीएल के तानाशाही रवैये और सीआईएसएफ की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन और तेज करने की भी उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हर छोटे खातेदार विस्थापित को रोजगार, पुनर्वास और उचित मुआवजा देना एससीसीएल की जिम्मेदारी है, जिसे किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। वहीं पीयूसीएल छत्तीसगढ़ ने इस लाठीचार्ज को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने के अधिकार और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन बताया। संगठन ने कहा कि राज्य जब नागरिकों से संवाद के बजाय दमन का रास्ता चुनता है तो ये लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है। पीयूसीएल ने इस घटना की न्यायिक जांच, दोषी अधिकारियों पर फौजदारी कार्रवाई, घायल प्रदर्शनकारियों को चिकित्सा सुविधा व क्षतिपूर्ति तथा भू विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार और पुनर्वास की गारंटी की मांग की है। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को तुरंत वापस लेने की भी मांग की गई है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि जब तक लंबित रोजगार प्रकरणों, पुनर्वास और मुआवजे की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक गेवरा खदान के विस्तार कार्यों का पुरजोर विरोध जारी रहेगा। भू विस्थापितों ने घोषणा की है कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष और व्यापक करेंगे। ये लो
मारत का भैया पथरा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने शुक्रवार को रायगढ़, खरसिया, सक्ती और जांजगीर चांपा जिलों के न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया। दीपावली अवकाश के दौरान भी न्यायालयीन कार्यप्रणाली की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने ये दौरा किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायालय रायगढ़ में न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार, अन्य न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व निरीक्षण में पाई गई कमियों के निराकरण पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। रायगढ़ में अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने न्यायिक प्रक्रियाओं को और पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर चर्चा की। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सिविल कोर्ट खरसिया का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर पुराने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कोर्ट परिसर में प्रकाश व्यवस्था और पार्किंग सुविधा सुधारने के निर्देश भी दिए। इसके पश्चात उन्होंने सक्ती न्यायालय और जिला न्यायालय जांजगीर चांपा का निरीक्षण किया। सभी न्यायालयों की शाखाओं का अवलोकन करते हुए उन्होंने साफ सफाई और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। अधिवक्ताओं द्वारा उनके स्वागत में हर्ष व्यक्त किया गया। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग से गरमाई हुई है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज को जनहित में बताते हुए उसकी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए इसे पूरी तरह विफल बता रहे हैं। बीते दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाजपा नेता और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तेजी से विकास की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अल्प समय में किसानों, युवाओं और गरीब तबके के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। चौधरी ने कहा कि साय सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रही है। जब से हमारी सरकार आए तब से पूर्ण समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन में सेवा करे के काम करत थे, यहाँ विकास के काम आगे बढ़ाए के काम करत थे। मोदी के गारंटी के तहत सरकार के शपथ हुई 13 दिसंबर के और मात्र 12 दिन बाद 2 साल के बोनस के रूप में 13 लाख किसान भाई मन के खाता में 3,716 करोड़ रुपया डाले के अगर कोई काम करी से तो हमारी सरकार करी से। धान के खरीदी 15 कुंटल के जगह में 21 कुंटल धान के खरीदी करे के काम अगर करी से तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करी से। 3100 रुपया के हिसाब से धान खरीदी
अंतर के राशि के एक साथ भुगतान, ये भी बड़े काम हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बर हमार सरकार करके दिखाई है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि साय सरकार अब तक कोई ठोस काम नहीं कर पाई है। बघेल ने कहा कि वन क्षेत्रों के किसानों का धान खरीदने का अधिकार छिन चुका है। राजीव गांधी न्याय योजना बंद कर दी गई है। स्कूलों की हालत खराब है। उन्होंने बिजली संकट और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। राज्य सरकार में भाजपा और कांग्रेस के बीच ये राजनीतिक जुबानी खींचतान लगातार तेज होती जा रही है। दोनों दल एक दूसरे पर वादा खिलाफी और नाकामी के आरोप लगाते हुए आगामी चुनावों और नगरीय निकाय चुनावों के लिए माहौल तैयार करने में जुटे हैं। प्रदेश की सियासत फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में पूरी तरह गरमाई हुई है। जैसे 5 साल हम सेवा करें ना, खूब तरक्की मिलेगी ना, छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश और दुनिया में फैलाए काम करें। आज छत्तीसगढ़ के नाम ले भैया कोनो नहीं है। अपराध गढ़ बन गए, कोई सुरक्षित नहीं है। नशा के गढ़ बन गए और रोज चाकूबाजी चला थे। रायपुर शहर में कहा चाहे कोनो कर कहा है, गाय गरवा मरा थे। आज हम गाय लूंदी खवाएं, खिचड़ी खवाएं, ओकर सेवा करें, लेकिन गाय के जतन हमन करत रहें गौठान बना के, है ना, गोबर खरीदी की व्यवस्था करत रहें। पूरा दुनिया में कोई देश नहीं, कोई प्रदेश नहीं जहाँ गोबर खरीदे जाते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गोबर तक ला खरीदत रही है, ताकि गरीब से गरीब आदमी जिन कुछ नहीं कर सके, गोबर भी बिल नहीं तो ओकरो कर पैसा रही, चरौटा बीजल बिल नहीं तेकरो कर पैसा रही। तो हर आदमी कर पैसा रहा है, और जब सब आदमी कर पैसा रही से तो व्यापार व्यवसाय, चाहे गांव की दुकान हो चाहे शहर के माल हो, सब जगह बिक्री बट्टा होत रही से, और सब घर संपन्नता रही से, है ना। अब तो राइस मिल में बेचे न बता खरीदैया नहीं है, नहीं तो हमारे यहाँ कतका एक साल में 500-500 राइस मिल खुला रही से, अब कोनो खरीदैया नहीं है। अब स्थिति ये है कि अगले समय आज 15 नवंबर के धान, पिछले साल के धान निपटारा नहीं हुए तो अगले साल के कैसे, ये साल के कैसे हुई, तीन सोचनी विषय है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।